लेसन 2। यहाँ है अम्ल, भस्म तथा लवण में लवण। चैप्टर का नाम है अम्ल, भस्म और लवण। पहले जानेंगे अम्ल किसे कहते हैं। तो वे विलयन जो जल में घुलकर H+ धन आयन देता है, ऐसे हो, या वे विलयन जो जल में घुलकर ऐसे नहीं लिखना है। वे विलयन जो स्वाद में खट्टा हो, उसे अम्ल कहते हैं। वे विलयन जो स्वाद में खट्टा होता है, उसे हम अम्ल कहते हैं। अब ये धातु के साथ अभिक्रिया करके अम्ल धातु से अभिक्रिया करके H+ धन आयन देता है, उसे अम्ल कहते हैं। दूसरा है भस्म। अम्ल वे विलयन जो स्वाद में खट्टा होते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। दूसरा गुण है कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके H+ धन आयन देता है। अब जानना है भस्म। तो वे विलयन जो स्वाद में कड़वा हो, उसे भस्म कहते हैं। या भस्म जल में घुलकर OH ऋण आयन देता है, उसे भस्म कहते हैं। अब है क्षार। भस्म वे विलयन जो स्वाद में कड़वा होते हैं, उसे भस्म कहते हैं। या भस्म जो जल में घुलकर OH ऋण आयन देता है, उसे हम भस्म कहते हैं। अब क्षार किसे कहते हैं। जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं। वैसा भस्म जो जल में घुल जाए, तो कहला जाएगा क्षार, उसे हम क्षार कहते हैं। यहाँ समझना होगा, ये हमारा अम्ल है, यहाँ से अम्ल है, ये धातु के साथ अभिक्रिया किया, तो यहाँ H+ धन आयन को ये प्रतिस्थापित किया। अब जानना है अम्ल तथा भस्म के आयनिक विवरण। तो इसमें जब विद्युत धारा, अम्ल में जब विद्युत धारा गुजारी जाती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलते हैं। और भस्म में जब विद्युत धारा गुजारी जाती है, तो वह OH ऋण आयन देता है। तो ये हो गया अम्ल तथा भस्म के आयनिक विवरण, जिसमें विद्युत धारा डालने पर ये H+ धन आयन देता है, और एक में विद्युत धारा डालने पर OH ऋण आयन देता है। आर्हेनियस के द्वारा अम्ल किसे कहते हैं, और फिर जानेंगे आर्हेनियस के अनुसार भस्म किसे कहते हैं। तो यहाँ से कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। यहाँ पर H+ दिया हुआ है, तो इसे हम अम्ल कहते हैं। ये किसके अनुसार है, आर्हेनियस के अनुसार है। अब आर्हेनियस के अनुसार कुछ अम्ल के नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और ये एसिटिक अम्ल। ये सभी अम्लों का यहाँ नाम दिया हुआ है। ऐसे अम्ल जो होते हैं, ये जो अम्ल हैं, ये अम्ल आर्हेनियस के नियम का पालन करता है, क्योंकि ये जल में घुलने के बाद ये हाइड्रोजन धन आयन देता है। तो इसे हम बोलते हैं अम्ल। अब जानना है इसकी अभिक्रिया। तो HCl जल में घुला तो H+ Cl-।
HNO3 जल घुला तो H प्लस NO3 इनवर्स। एसिटिक अम्ल घुला जल में तो यहाँ बन गया एसिटिक अम्ल और यहाँ से हाइड्रोजन गैस। जब यहाँ से कार्बोनिक अम्ल जुड़ा जल में घुला तो हाइड्रोजन अलग और कार्बन डाइऑक्साइड अलग। तो ये था आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा। अब है आर्हेनियस के अनुसार भस्म की परिभाषा। आर्हेनियस के अनुसार भस्म की परिभाषा, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, NaOH माइनस देता है। हम इधर भी बात कर चुके थे कि हाइड्रोक्साइड आयन देगा यानी गिरिन आयन देगा। तो जैसे हमको समझना है NaOH ये हमारा भस्म है, KOH ये भी भस्म है, NH4OH ये भी हमारा भस्म है। इसकी अभिक्रिया जब जल से कराई जाती है तो OH ऋण आयन, इसकी अभिक्रिया OH ऋण आयन, इसकी अभिक्रिया OH ऋण आयन, इसकी अभिक्रिया OH ऋण आयन। तो ये हो गए आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा और ये हो गया मतलब आर्हेनियस के अनुसार भस्म की परिभाषा। हम ये अंतर में भी लिख सकते हैं, प्रश्न में आता है कि अम्ल और क्षार में अंतर प्रकट करें तो ये हम लिख सकते हैं आसानी से। अब जानना है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया तो वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा भस्म भाग लेकर लवण तथा जल बनाता है तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं तो जानना है कि जिनमें अम्ल और क्षार आपस में भाग लेकर एक संयोग करते हैं, संयोग के फलस्वरूप जब लवण और जल बनता है तो उसे हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब जानना है अम्ल तथा भस्म के कुछ गुण क्या जानना है। एक तरफ हम पदार्थ लिखेंगे, एक तरफ उपस्थित अम्ल लिखेंगे। ऐसे भी जान चुके हैं कि ये जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टा होता है और जो भस्म होते हैं ये स्वाद में कड़वा होता है। जो भस्म पानी में घुल जाए और क्षार कहते हैं। तो ये सब पीछे ही बता दिया गया। पदार्थ है उपस्थित अम्ल है। संतरा व नींबू में जो अम्ल होता है उसको बोलते हैं सिट्रिक अम्ल। संतरा सा से सिट्रिक अम्ल। यहाँ याद करने का तरीका है सा से संतरा सा से सिट्रिक अम्ल, सा से संतरा सा से सिट्रिक अम्ल। दूसरा है मौलिक अम्ल, सेव के लिए मौलिक अम्ल, सेव के लिए मौलिक अम्ल, सेव के लिए मौलिक अम्ल। तीसरा है इमली जैसे ही लोग खाते हैं तो टरटराना शुरू करते हैं कि वाह कितना अच्छा गुपचुप है, यानी इमली में हो गया टर्टरिक अम्ल। अगला है सिरका, सिरका में एसिटिक अम्ल, सिरका तो एसिटिक अम्ल, सिरका एसिटिक अम्ल। एक प्रकार के ये जो सिरका होता है छाछ होता है तो इसे हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल। अगला है दही, दही में होता है लैक्टिक अम्ल। ऐसे भी हम जानते हैं कि दूध से दही बनाता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, तो जीवाणु के नाम पर पड़ गया यहाँ लैक्टिक अम्ल। तो दही जो है दही में पाया जाता है वो लैक्टिक अम्ल, जिसके कारण वह स्वाद में खट्टा होता है। अगला है टमाटर, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। अब है अमाशय रस, अमाशय रस सभी लोग जानते हैं कि उसमें पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl, इसी को बोलते हैं HCl। ये हमारे आप में पाए जाते हैं। अगला है चाय, चाय एक सुबह सुबह टॉनिक का काम करता है, यानी सभी लोगों को चाहिए तो इसके लिए चाय के लिए टॉनिक अम्ल, चाय के लिए यहाँ पर है टॉनिक अम्ल। सुबह सुबह सब लेते हैं और बोलते हैं कि भाई अब ताकत आ गया, यानी कि टॉनिक की तरह वह काम करता है, इसी कारण चाय को बोला जाता है टॉनिक अम्ल। अगला है विटामिन सी, विटामिन सी में होता है एस्कॉर्बिक एसिड, इसे हम बोलते हैं विटामिन सी। डायरेक्ट हम बोल सकते हैं विटामिन सी में कौन सा अम्ल तो एस्कॉर्बिक अम्ल, अर्थात ये स्वाद में ज्यादातर ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अगला है लाल चींटी, तो लाल चींटी हो गया, लाल चींटी में होता है फॉर्मिक अम्ल, ये पाए जाते हैं लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल। बिच्छू हो गया और इसको हम तितैया बोलते हैं अर्थात बिजली खोटा जो भी हो, उन सबों में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। तो ये थे कुछ पदार्थ और उसमें उपस्थित अम्ल के। अगला जानना है कि विषैले तथा त्रिभनाशक संरक्षक अम्ल। तो कुछ ऐसे विषैले संरक्षक अम्ल हैं जो हमारी शरीर में प्रवेश कर, यानी हमारे शरीर में इसका अपचयन होता है, बनता भी है और कितना हम दूसरे माध्यम से भी लेते हैं, तो वो कभी कभी विष के तरह काम करता है और ये त्रिभनाशक होते हैं और ये हमारी कोशिकाओं को हानि पहुंचाते हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं संक्षारक।
अब यहाँ जानना है कि इसको ठीक कैसे करना है। तो इसको ठीक करने के लिए हम सब एंटासिड का प्रयोग करते हैं, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ज्यादातर हम उपयोग करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि इनो के रूप में उपयोग होता है। ये इनो जो होते हैं लवण होते हैं, और ये जल में जाके अभिक्रिया करके यहाँ पर ये जो अम्ल होते हैं अधिक, उसे ये बना देता है लवण और जल। फलस्वरूप हमें जलन महसूस नहीं होता है। लवण और जल हमारी जो परेशानी रहती है वह दूर हो जाती है। किसके कारण? तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे इनो कहते हैं। या तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे, जिसको बोलते हैं खाने वाला सोडा, और यहाँ एक एंटासिड के रूप में हम दवा का रूप में उपयोग करेंगे, जिससे कि हमारे शरीर में जो विषैला विषैला या अनपचा ढकार आ रहा है वो सब ठीक हो जाएगा इसमें। अगला है अम्ल तथा भस्म के द्वारा रंजक के रंगों में परिवर्तन के सूचक। अब यहाँ जानना है कि कुछ रंग होंगे और कुछ उस पर अम्ल और भस्म की क्रियाएं पाई जाएगी। तो यहाँ पर अम्ल तथा भस्म के द्वारा रंग में परिवर्तन के लिए सूचक। सूचक क्या है? पहले सूचक क्या है? सूचक क्या है? वह पदार्थ जिस पर अम्ल और क्षार के गुण प्रदर्शित हो उसे सूचक कहते हैं। सूचक हमारा सबसे महत्वपूर्ण लाइकेन है, या हम बोल सकते हैं लिटमस पत्र है। लिटमस पत्र अनेक रंग के होते हैं। इसमें जो लिटमस पत्र होते हैं वो हमारा होता है शैवाल प्लस कवक का बना हुआ, शैवाल प्लस कवक का। इसी कारण ये रंग परिवर्तन करते हैं। तो सूचक क्या है? वह पदार्थ जिस पर अम्ल और क्षार के गुण प्रदर्शित होते हैं उसे हम सूचक कहते हैं। यानी कि यहाँ से देखना है कि एक सूचक है, यहाँ पर रंग परिवर्तन है। अम्ल डालेंगे तो क्या होगा और क्षार डालेंगे तो क्या होगा। पहला है लिटमस। लिटमस पर जब हम अम्ल डालते हैं तो ये लाल रंग का हो जाता है। अच्छा, वास्तविक में लिटमस कैसे होते हैं? तो वास्तविक में लिटमस बैगनी रंग के होते हैं। बैगनी रंग के होते हैं। जब इस पर हम सूचक के रूप में यहाँ अम्ल डालते तो ये लाल हो जाता है। जब इसी बैगनी रंग के लिटमस पर जब हम क्षार डालते तो वो नीला हो जाता है। अगला है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज में ज्यों ही हम अम्ल डालते हैं तो ये लाल रंग का हो जाता है, ऑरेंज से लाल हो जाता है। और जब इस पर हम क्षार डालते हैं तो ये पीला हो जाता है। अगला है फिनोल्फथलीन, यानी फिनोल्फथलीन। तो इसमें होता है कि जैसे ही अम्ल डालेंगे तो ये रंगहीन हो जाएगा, ये अपना रंग छोड़ देता है, और जब इस पर क्षार डालते हैं तो ये अपना गुलाबी रंग का हो जाता है। अगला है हल्दी। हल्दी पर जब हम अम्ल डालेंगे तो ये पीला रंग का रहेगा। ऐसे भी हल्दी पीले रंग के होते हैं तो पीला रहेगा, लेकिन जब इस पर हम क्षार डालेंगे तो ये लाल भूरा रंग का हो जाएगा। ये प्रयोग आप कर सकते हैं आसानी से। थोड़ा सा लेना है वो हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लेना है चूना, उसमें मिला देना है, ऐसे से देखेंगे तो लाल हो जाएगा। तो ये हल्दी का रंग पीला होता है, और जब ये अभिक्रिया करता है तो लाल भूरा होता है। चुकंदर समांतरा लाल बैगनी रंग के होते हैं। जब इस पर क्षार डाला जाता है तो ये पीला रंग का हो जाता है। इसी प्रकार लाल गोभी का पत्ता लाल रहेगा, लेकिन जब इस पर अम्ल देंगे तो लाल बैगनी हो जाएगा, और जब इस पर क्षार देंगे तो वो हरा रंग में परिवर्तित हो जाएगा। ये थे सूचक और अम्ल और क्षार के रंग परिवर्तन गुण। किसी भी धातु से अम्ल अभिक्रिया करता है तो वह हाइड्रोजन आयन देता है। हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, मतलब देता है, प्रदान करता है। अब हम जानेंगे क्रियाशीलता श्रेणी के बारे में। क्रियाशीलता श्रेणी। अब क्रियाशीलता श्रेणी है क्या? तो क्रियाशीलता श्रेणी में जो तत्व ऊपर होते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं, और जो तत्व नीचे होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं। अर्थात पूछा जाए सबसे ज्यादा क्रियाशील तो पोटेशियम, सबसे कम क्रियाशील तो ये हमारा हो जाएगा सबसे कम क्रियाशील में सोना। अर्थात पोटेशियम जो होता है लगभग सभी प्रकार के तत्वों से भी क्रिया कर लेती है,
और सोना जो होता है बहुत कम से अभिक्रिया करता है, नहीं के बराबर करता है, नहीं के बराबर, यानी ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। पूछा जाता है कि पृथ्वी पर कौन मुक्त अवस्था में होते हैं, मुक्त अवस्था में, तो हमारा आंसर होगा अवस्था में, तो हमारा आंसर एल्यूमिनियम। क्या पोटेशियम मुक्त अवस्था में हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये क्रियाशील है, किसी अन्य तत्व से वो जाके अभिक्रिया कर देगा। तो यहाँ से पोटेशियम के लिए संकेत पता ये कि सबसे वो बड़ा में यानी सक्रियता श्रेणी ऊपर हुआ, बड़ा हुआ और धीरे धीरे सकरा होते गया। उसके बाद पोटेशियम के बाद है कैल्शियम, कैल्शियम के बाद है सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद जिंक, और जिंक के बाद लोहा, और लोहा के बाद टीन, टीन के बाद लेड। यहाँ से हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन धातु से भी क्रिया करता है। तो अभी देखना है कि ये जो हाइड्रोजन है किसी भी तत्व के साथ मिलना चाहेगा तो इस हाइड्रोजन को कोई भी आसानी से इसको मिला सकता है। साथ ही साथ ये अभिक्रियाशील में जल का निर्माण करते हैं। उसके बाद हो गया तांबा, तांबा के लिए Cu है, उसके बाद पारा है Pb, Hg हो गया, यहाँ चांदी हो गया Ag, और यहाँ सोना हो गया Ag। तो जब इस क्रियाशीलता श्रेणी में बड़े भाग को हम ऊपर यानी पोटेशियम को सबसे अधिक क्रियाशील समझते हैं, और जबकि ये जो सोना है, सोना का क्रियाशीलता श्रेणी बहुत कम होता है। यहाँ समझ सकते हैं कि Zn है, SO4 है, जो इसमें ज्यादा शक्तिशाली होगा वो अपने में मिला लेगा। तो यहाँ से Zn शक्तिशाली है, Zn शक्तिशाली है, यहाँ से Zn ये है और हाइड्रोजन ये है, तो हाइड्रोजन को छोड़ देगा और Zn के साथ चल जाएगा। तो यहाँ जो अभिक्रियाएं हुई, ये अभिक्रियाएं इस प्रकार से संपादित हुई। यहाँ से HCl Fe है, Fe यहाँ से Cl को हटा लेगा, विस्थापित कर लेगा और यहाँ पर प्रदर्शित कर देगा। तो इसे हम बोलते हैं क्रियाशील श्रेणी। इसमें पूछा जाता है कि टीन और लोहा में किसका क्रियाशीलता श्रेणी अधिक है, तो हम बोलेंगे लोहा का। लोहा और जिंक में तो जिंक का, जिंक और एल्युमिनियम में तो एल्युमिनियम का, मैग्नीशियम और सोडियम में तो सोडियम का, और सोडियम और कैल्शियम में तो कैल्शियम का, कैल्शियम और पोटेशियम में तो पोटेशियम का। अर्थात यदि दो तत्व किसी में भाग ले रहे हैं, अगर उसमें टीन हो और जिंक हो, तो वो किसके साथ संयोग बनाएंगे, तो वो जिंक के साथ बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर है जबकि टीन इसके नीचे है। अब बता दिया जाए कि यदि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से एक तत्व अभिक्रिया करना चाहता है, लेकिन मैग्नीशियम के साथ लोहा है, तो वो जो पदार्थ नया है वो किसके साथ संयोग बनाएगा, तो वो बनाएगा मैग्नीशियम के साथ। क्यों? क्योंकि लोहा जो है क्रियाशीलता श्रेणी में नीचे है, यानी लोहा से ज्यादा क्रियाशील मैग्नीशियम है। तो यहाँ पर से इसी को समझने के लिए होता है, जिस तत्व का क्रियाशीलता श्रेणी में मान अधिक होता है, मान अधिक होता है, वह दूसरे का तत्व या परमाणु को आपस में मिला लेता है, मिला लेता है। तो इसे हम बोलते हैं क्रियाशीलता श्रेणी। तो सबसे ज्यादा वाला याद रखना है पोटेशियम है, उसके बाद याद रखना है कि सोना है सबसे कम। तो ज्यादा और सबसे कम का हो गया। यहाँ पर अभिक्रिया दर्शाई गई है, हाइड्रोजन भी मुक्त हुआ है। अब जानना है कि फ्लक्स में हम गैसों का किस प्रकार से यानी जस्ता तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया तथा हाइड्रोजन की जांच करने के लिए हम यहाँ से अपनाएंगे इस फॉर्म का, और इस फॉर्म के आधार पर हम बताएंगे कि कौन से तत्व किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है। यहाँ पर H2O गैस के बुलबुले के साथ हम देते हैं, यहाँ से Zn तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है। यहाँ पर H2 गैस से भरे साबुन के बुलबुले हैं, यहाँ पर रखे हुए हैं ये जो डिब्बा में। इधर दिया गया पंप हवा के साथ H2O गैस, यानी जो निकल रहा है ये कौन गैस है, तो H2O गैस है, H2O। अब पॉपो की आवाज निकलती है इससे। इसमें साबुन के बिलियन डाले होते हैं, जो हाइड्रोजन की उपस्थिति में वो थोड़ा बड़ा आकार में ये गुब्बारे की तरह ऊपर की ओर उड़ते हैं। यहाँ जलती हुई सनाठी डालते हैं तो पता चलता है कि ये और जल रहा है, यानी कि इससे जो निकलने वाले गैस है वो हाइड्रोजन है। अब यहाँ जानना है कि जस्ता और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर उसकी जांच करना है। तो Zn ने NaOH के साथ अभिक्रिया किया तो Zn जो है Na के साथ संयोग बना लेगा, H2 को भी मुक्त कर देगा। इसी अभिक्रिया को एल्युमिनियम के NaOH के साथ कराएंगे तो Al के साथ
NO कर लेगा अभिक्रिया और यहाँ पर से जो है Na कर लेगा और यहाँ पर 3H2O ये साबित कर देगा। धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से अम्लों की अभिक्रिया, किसी भी प्रकार के धातु और कार्बोनेट, यानी ये हमारा धातु, ये कार्बोनेट, ये धातु, ये कार्बोनेट, ये धातु, ये कार्बोनेट, जब अभिक्रिया H2SO4 से H2SO4 से या किसी भी प्रकार के HCl अम्ल से, यानी कोई भी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो ये हमारा एक अलग तत्व बनाएगा, साथ में जल बनाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, सभी के सभी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, सभी के सभी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, सभी के सभी जल बनाएंगे, सभी के सभी जल बनाएंगे और एक नए तत्व का निर्माण करेंगे। तो यहाँ से सिर्फ नोट में यही लिखना है, यहाँ से जानना है कि अम्ल और भस्म की अभिक्रिया किस तत्व के साथ होने पर कौन सा तत्व का निर्माण होता है। तो यहाँ है एक ये भस्म है और ये एक लवण है। जब लवण और भस्म आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक, जब भस्म और अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं, एक भस्म और अम्ल जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म दोनों भाग लेते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण करते हैं। इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगर धातु के ऑक्साइड की अम्ल से अभिक्रिया करने पर CO और H2SO4 जो अभिक्रियाशील रहेगा वो SO4 को अपना ग्रहण कर लेगा, तो यहाँ से ग्रहण कर लिया और ये अलग निकल गया। ये कैसे पता चला, तो क्रियाशीलता श्रेणी से पता चला। धातु के साथ ऑक्साइड भस्म से अभिक्रिया करने पर ये हुआ हमारा एक तत्व और एक हमारा तत्व हुआ, तो जो अभिक्रियाशील होगा वो उसमें अपना वस्तु को प्रतिक्षेपित कर देगा, यानी कि मिला लेगा। अगला है अम्ल तथा भस्म के जल से अभिक्रियाएं, तो HCl और यहाँ पर H2O है, जब ये दोनों में अभिक्रिया करेंगे तो H3O+ और Cl- बनाएंगे। अगला है सांद्र H2SO4 या HCl को जल में कभी भी ना डालें, क्योंकि ये डालने पर वहाँ विस्फोट हो सकता है। विस्फोट का एक मतलब उसमें की आग लग सकता है, बहुत ज्यादा मात्रा में आग लग सकता है, क्योंकि वो एक अम्ल है और उसमें हम पानी का उपयोग कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट ही आग को उत्पन्न करेगा। जिसे यहाँ देख सकते हैं H2SO4 के साथ जल मिला, तो जैसे ही मिला तो यहाँ पर उष्मा उत्पन्न हुआ। यहाँ पर भी अभिक्रिया किया, जल मिला, यहाँ पर से क्या प्राप्त हुआ, उष्मा प्राप्त हुआ। अब अम्ल तथा भस्म की शक्तियाँ, अलग अलग अम्ल भी होते हैं, अलग अलग प्रकार के शक्तियाँ भी होती है। जब प्रबल अम्ल हो और दुर्बल ये अम्ल हो, प्रबल किसे कहते हैं, वैसे अम्ल जिसमें अम्लीय गुण अधिक हो, उसे हम कहते हैं प्रबल अम्ल। और जिसमें अम्लीय गुण कम हो उसे हम बोलते हैं दुर्बल अम्ल। जिसमें अम्लीय गुण कम हो दुर्बल अम्ल, और जिसमें अधिक हो प्रबल अम्ल होता है। इसी प्रकार है, यहाँ समझ सकते हैं HCl है, HNO3 है, H2SO4, ये सभी जो हमारा कहलाता है प्रबल अम्ल कहलाता है, और कुछ दुर्बल भी है। सांद्र तथा तनु अम्ल, सांद्र जब अम्ल की मात्रा अधिक हो, जब अम्ल की मात्रा अधिक हो और एक में तनु अम्ल की मात्रा अधिक हो। सांद्र मतलब होता है जिसमें प्लस ज्यादा हो, और तनु मतलब इसमें कम हो, यानी अम्ल की मात्रा जब ज्यादा हो, अम्ल की मात्रा ज्यादा हो तो ये सांद्र हो गया। जब अम्ल की मात्रा कम हो, कम हो तो उसे हम तनु कहते हैं, जैसे HCl, H2SO4 और HNO3 है। तो ये हो गए दोनों अम्ल के। अब जानेंगे प्रबल भस्म के बारे में, प्रबल भस्म या दुर्बल भस्म। तो प्रबल भस्म जिसमें भस्मीय गुण अधिक हो, यानी कि क्षारीय गुण अधिक हो, क्षारीय गुण अधिक हो रहा कहते हैं प्रबल। जिसमें क्षारीय गुण कम हो रहा हम बोलते हैं दुर्बल। क्षारीय गुण कम हो, नाम से भी पता चलता है, प्रबल मीन्स बलिष्ठ और दुर्बल मीन्स दुबला पतला, यानी कि कम हो, और यहाँ पर अधिक हो। तो इसके प्रबल के उदाहरण है NaOH, KOH, ये सभी प्रबल हैं। दुर्बल के उदाहरण है CaOH और MgOH। आगे जानना है पीएच तथा हाइड्रोजन आयन संख्या दिया और कब दिया। 1929 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने
सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहली बार अम्ल और भस्म के गुण, अम्ल और भस्म का मान एक स्केल में दिया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। यहाँ से पता भी चल रहा है पावर ऑफ हाइड्रोजन, फुल फॉर्म होता है पीएच का पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका दिया हुआ है। इसमें बताया गया है कि 0 से लेके 14 तक स्केल पर लिखे होंगे। 7 जहाँ पर होगा वहाँ उदासीन होगा, अर्थात जल होगा, मृदु जल होगा। जब इधर हम जाएंगे तो अम्लीय गुण बढ़ेगा, और 7 से जब इधर जाएंगे तो भास्मीय गुण बढ़ेगा, यानी भस्म का गुण बढ़ेगा। तो 7 से कम रहेंगे तो अम्लीय गुण कमेगा। जितना हम इधर आएंगे उतना ज्यादा खट्टा लगेगा, जितना हम इधर जाएंगे उतना ज्यादा हमको कड़वा लगेगा। और बीच में 7 है जिसका मान उदासीन होता है। ये सबसे पहली बार सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में दिया। अब इसी के आधार पर है H+ लघु गणक का ऋण से होना। तो pH बराबर -log प्लस हाइड्रोजन होता है। जब इसको माइनस में हटाना होता है तो हाइड्रोजन बटा में चल जाएगा। जब बटा में चल गया तो इसका मान इधर जाएगा, पुट होगा तो H+ हो गया, और यहाँ से जो log 1 का मान होता है 1 × 10⁻⁷ ये लिखाएगा। अब यहाँ के बाद जल का pH मान जो होगा वो लिखा जाएगा, तो -log और प्लस H हो गया तो बराबर -log × 10⁻⁷। तो यहाँ से माइनस से माइनस खत्म हो जाता है तो प्लस में मान आ जाता है, पावर का मान आ जाता है यहाँ पर, तो हो गया 7। तो ये था लघु गणक गुणांक के कुछ मान। अब जानेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो हमारे दैनिक जीवन में पीएच के बहुत सारे महत्व हैं। इन महत्वों को हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे पाचन तंत्र में पीएच का महत्व, यदि पीएच संतुलित मात्रा में होंगे तो भोजन का पाचन आसानी से होगा। तो भोजन के लिए जो शरीर में हमारा पाचन तंत्र होता है उसका पीएच मान होना चाहिए 1.0 एंटासिड के रूप में। इसे हम एंटासिड कहते हैं। आराम से भोजन का पाचन हो जाएगा। दूसरा है पीएच परिवर्तन का दांतों पर प्रभाव। पीएच का मान होता है 5.5, ये इसका दांतों पर प्रभाव बताता है। तीसरा है थकान के समय शरीर की मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति। जब हम बहुत सारे कार्य करते हैं तो कोशिकाओं में जो भी ऑक्सीजन का मात्रा रहता है वो अपघटित हो जाता है, यानी घट जाता है। तो वहां जहाँ खास करके हड्डियों का जोड़ होता है वहां पर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। इसके कारण मांसपेशियां दर्द देती है, यानी कि थकावट के समय लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशियों में दर्द होता है। अगला नंबर है अम्ल का प्रयोग से बर्तनों के धब्बे को दूर किया जाता है। जब हम कॉपर का बर्तन उपयोग करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है, जिससे वह जो बर्तन होता है वो देखने में बहुत ही बेकार लगता है। इसको दूर करने के लिए सिट्रिक अम्ल यानी नींबू के कुछ बूंदों डालकर उसको साफ किया जाता है तो वो पहले के जैसा चमकने लगता है। तो अम्ल का प्रयोग हम बर्तन को धब्बा भी दूर करने में किए। अगला मिट्टी का पीएच मान 7 होना चाहिए। यदि 7 है तो उर्वरक अच्छा होगा उर्वरकता। अगर ऐसा नहीं हो तो या तो इसमें 7 से घट सकता है या 7 से बढ़ सकता है। जब घटेगा तो वो अम्लीय मिट्टी होगा, जब बढ़ेगा तो क्षारीय मिट्टी होगा। इसको हम संतुलित करने के लिए अलग अलग दवा का उपयोग करते हैं जिससे मिट्टी का संतुलन हो, और संतुलन में ही मिट्टी में पौधे अच्छे प्रकार से उगते हैं, अन्यथा नहीं उगते हैं। अगला है पीएच और जलीय जीवों में उसकी निश्चित सीमा होनी चाहिए। यानी कोई भी जलीय जीव है, अगर पीएच मान निश्चित है तो जीव जंतु उसमें जीवित रहेंगे। अगर पीएच मान घटा या बढ़ा तो उसमें जितने भी जीव जंतु हैं सभी नष्ट हो जाएंगे। अगला प्राकृतिक द्वारा उदासीनीकरण की व्यवस्था। तो प्राकृतिक द्वारा उदासीनीकरण की व्यवस्था यह है कि प्राकृतिक में पाए जाने वाले ढेर प्रकार के ऐसे पौधे और ऐसे कांटेदार पौधे भी पाए जाते हैं जिसको चुभने से लहर उत्पन्न होता है, जैसे नेक्टल, बिच्छुपत्ती और उरकुशी। इन सबों में फॉर्मिक अम्ल पाए जाते हैं। फॉर्मिक अम्ल पाए जाने के कारण ही जैसे ही हमारी त्वचा से सड़ता है तो वहां पर खुजली उत्पन्न होता है। खुजली उत्पन्न होने के कारण वहां पर हम किसी भी प्रकार के
अन्य पौधा को खोजते हैं तो उस स्थान के अलग इर्द गिर्द ही एक पौधा मिलता है जिसका नाम है डग पौधा, या खुजली को खत्म कर देता है। इन सभी पौधों से नेटल, बिच्छुपत्ती, उल्कुसी, इन सबों से जहां पर खुजलाहट उत्पन्न होता है वहीं पर डक नामक पौधा जो खुजलाहट को नष्ट कर देता है। तो ये प्राकृतिक के द्वारा उदासीनीकरण की व्यवस्था भी है। अब जानेंगे लवण क्या है। लवण है कि जब किसी अम्ल को क्षार से मिलाया जाता है तो उसे लवण कहते हैं। अब लवण के रूप में हम पहले एगो जानेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक जाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया क्षार और ये हो गया लवण, ये अम्ल, ये दोनों जब आपस में विक्रिया करेंगे तो लवण और जल बनाएंगे। अब जानना है पीएच स्केल, तो कल ही बता चुके थे यानी पीएच स्केल के बारे में, पीएच स्केल के बारे में कि पीएच स्केल जो होता है सोरेनसन 1909 ईस्वी में दिया, जिसमें निर्धारित मान 7 को रखा। 7 से नीचे सभी अम्लीय होंगे और 7 से ऊपर सभी क्षारीय होंगे। तो जानेंगे पदार्थ और पीएच मान। अमाशय का होता है 1.0, जो अभी हम बोले वहां पर 1.0 होना चाहिए, एनसासिड के रूप में भी उपयोग करते हैं। नींबू हो गया 2.5 होना चाहिए, सिरका 3.0 होना चाहिए और टमाटर रस 4.1 होना चाहिए, पसीना 4.5 होना चाहिए, अम्ल वर्षा 5.6 होगा तब होगा, पेशाब 6.0 होता है, दूध 6.5 होता है, शुद्ध जल 7.0 होता है, आंसू 7.3 होता है, खून 7.4 होता है, पित्त 7.5 से 8.8 होता है और चूना जल 11.0 होता है। तो यहाँ पर रखना होता है, कहीं कहीं नींबू का 2.2 देता है, तो याद रखना है कि नींबू में 2.2, 2 रुपया में 2 नींबू। उसी प्रकार हम टमाटर में याद रखेंगे कि 4 व्यक्ति है उसमें एक लाल है, 4 व्यक्ति है उसमें एक लाल है, तो ये हो गया 4.1। फिर उसी प्रकार हम याद करेंगे पेशाब का 6 होता है और दूध का होता है 65वां याद रखना है दूध के लिए। या हम बोल सकते हैं धोनी ने दूध पिया, पहले छक्का उसके बाद चौका, यहाँ चौका की जगह पंजा होगा, तो पहले छक्का फिर पंजा किया। तो यहाँ पर इस तरह से याद रखेंगे। सूर्य जल का तो 7 होता ही होता है। खून का रखेंगे कि सच, हमारे पास जो खून है वो सच में है, तो सच यानी 7.4 होगा। और फिर पितरस और फिर चूना जल 11। अब जानना है लवणों का नामकरण हम किस प्रकार करते हैं। तो लवणों का नामकरण हम उसमें पाए जाने वाले भाषणिक मूलक से ही ज्ञात करते हैं। भाषणिक मूलक जो पाया जाता है उसी पर हम निर्भर करते हैं और उसका नाम हम अलग अलग देते हैं। जैसे लवण के नाम में NaCl आया, NaCl आया तथा Na2SO4 आया था, इसमें जो समान भाषणिक होंगे वो NaCl होंगे। अगला है लवणों का वर्गीकरण। पहला हो गया समान लवण, दूसरा अम्लीय लवण, तीसरा भाषणिक लवण। वैसे लवण जिसमें लवणीय गुण कम हो उसे हम बोलते हैं सामान्य लवण। NaCl, KCl, Na2SO4, Na3PO4, KNO3, CuSO4, NH4Cl, ये सभी हो गया समान लवण। अम्लीय लवण हो गया H2SO4, NaOH, ये दोनों अभिक्रिया किया तो बना दिया NaHSO4 प्लस H2O। इसी में H3PO4 अभिक्रिया किया NaOH से तो बना दिया NaH2PO4 प्लस जल बना दिया। ये हो गए अम्लीय लवण। अब है भाषणिक लवण जिसमें भस्म हो, ये भस्म है, ये भस्म है। तो यहाँ से PbOH के होल 2IHNO3 हो गया, तो PbOH इंटू NO3 हो गया, H2O हो गया, BaOH इंटू Cl और BiOH2Cl। अब यहाँ पर ये सभी जो दिए गए हैं ये भाषणिक लवण कहलाएंगे। ये सब जो दिए हुए हैं ये अम्लीय लवण कहलाएंगे और ये जो हो गया ये समान लवण के उदाहरण है। तो लवण को हम वर्गीकरण इस प्रकार करते हैं। परवल अम्ल और परवल क्षार। जब परवल अम्ल और परवल क्षार आपस में विक्रिया करते हैं तो ये KCl, NaCl, KNO3, Na2SO3 जैसे लवण का निर्माण करते हैं। तो यहाँ परवल नमक जो होता है वो परवल अम्ल होता है और परवल क्षार होता है। इसी कारण नमक का जो सूत्र होता है NaCl होता है। और कुछ ऐसे पोटेशियम के भी आयोडाइड या क्लोराइड बनाए जाते हैं जिनमें एक होता है परवल अम्ल और एक होता है परवल क्षार। दोनों के फलस्वरूप ऐसे ही आयोडीन प्राप्त किए जाते हैं। तो यह अगला परवल अम्ल और तथा दुर्बल क्षार। अब ये परवल अम्ल और दुर्बल क्षार, तो इसका जो क्वालिटी होगा परवल अम्लीय होंगे, ये इसका जो क्वालिटी बनेगा अम्लीय होंगे, क्योंकि अम्ल की मात्रा ज्यादा है तो ये सब गुण प्रदर्शित करेगा अम्लीय। जब दुर्बल अम्ल हो और परवल भाष्म हो तो भाष्म का इस सब में स्वाद आएगा, यानी कि भाष्म यानी कि ज्यादातर ही भस्मीय ही होगा। भस्मीय लवण इसको बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे भस्मीय
भस्मीय लवण, भस्मीय लवण। और ये हो गया अम्लीय लवण। तो एक होता है जिसमें अम्ल ज्यादा हो तो अम्लीय लवण, जिसमें भस्म ज्यादा हो भस्मीय लवण होता है। अब एक कुछ उपयोगी लवण के नाम। तो पहला है सोडियम क्लोराइड, जिसका सोडियम क्लोराइड का साधारण नाम है नमक, या साधारण नमक बोलते हैं। सूत्र होता है NaCl, NaCl, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दोनों अभिक्रिया करेंगे तो NaCl प्लस जल बनेगा। साधारण नमक जो होता है, साधारण नमक Na2SO4 इंटू MgCl2 और MgSO4 और CaCO3, ये सभी लवण के ही नाम हैं। और लवण मतलब नमक में ये सभी मिले हुए रहते हैं। अब जानना है कि हमारे देश में नमक का स्रोत समुद्र जल एवं चट्टानें हैं, जिसमें भारत में 95% सोडियम क्लोराइड समुद्र से प्राप्त होता है। यानी जो समुद्र से प्राप्त होता है उसका मान है 95, और 5% जो होता है प्राप्त खदानों से होता है, खदानों से। तो खदानों से प्राप्त होते हैं। तो ये जो नमक कराते हैं वह सिंधा नमक होता है या काला नमक होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। सिंधा नमक उजला होता है, काला नमक काला होता है। सिंधा नमक का उपयोग लोग हड्डियों को मजबूती में करते हैं, जबकि काला नमक का उपयोग भोजन को स्वादिष्ट बनाने में किया जाता है। आगे आयोडीन युक्त नमक क्या है? तो आयोडीन युक्त नमक का सूत्र होता है KiO3 या Ki, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड। इधर हो गया पोटेशियम आयोडाइड हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? अचार बनाने में, परिरक्षक के रूप में, साबुन बनाने में। परिरक्षक बोला जाए तो जो भोजन गलता उलता जल्दी है उसमें नमक डाल देने पर वो अस्थिर रहता है। अचार में भी इसका उपयोग करते हैं, अचार में ज्यादा नमक डाला जाता है ताकि उसमें किसी प्रकार के जीवाणु ना लगे। साबुन बनाने में भी नमक का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका दूसरा नाम है कास्टिक सोडा। सूत्र होता है NaOH, कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को सूत्र जो होता है NaOH है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि है, सोडियम को जल के साथ मिलाया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस विमुक्त होता है। अब इसका उपयोग क्या है? तो पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है वो करते हैं हम साबुन तथा अपमर्जक के रूप में, कागज के रूप में। इसमें साबुन तथा अपमर्जक के रूप में, कागज के रूप में, कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। कागज उद्योग में किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये सभी इसका उपयोग है सोडियम हाइड्रोक्साइड के। अब हाइड्रोजन गैस का उपयोग। हाइड्रोजन गैस का उपयोग हम करते हैं वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करने में, यानी कि वनस्पति तेल से घी बनाया जाता है। अगला है हाइबर विधि द्वारा अमोनिया। इसी का प्रयोग करते हैं हाइबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में। तो इन सबों का उपयोग हम करते हैं। हाइड्रोजन गैस का उपयोग करते हैं वनस्पति तेल से वनस्पति घी में, जिसको हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। साथ ही साथ हाइबर विधि से हम अमोनिया को भी बनाते हैं, तो अमोनिया बनाने में भी होता है। क्लोरीन गैस का उपयोग में हम किस में करते हैं? तो कपड़े और कागज को विरंजित करने में, यानी कपड़ा और कागज को विरंजित करने में, यानी कि उसमें जो दाग धब्बे होते हैं उसको हटाने में करते हैं। कीटाणुनाशक के रूप में। उसके बाद हम प्रयोग करते हैं विरंजक चूर्ण के रूप में, चूर्ण के रूप में इसका हम उपयोग करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का 3 जगह उपयोग करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस का उपयोग और क्लोरीन गैस के रूप में, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में, हाइड्रोजन गैस के रूप में, क्लोरीन गैस के रूप में। सबसे पहले यहाँ रखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र जो होता है NaOH होता है,
और जो इसका व्यापारिक नाम है वो कास्टिक सोडा है। अब यहाँ से आ गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसमें करते हैं? कागज उद्योग में, अभिमर्जक में और साबुन बनाने में, परिरक्षक में। हाइड्रोजन गैस का उपयोग कहाँ करते हैं? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में और हैबर विधि द्वारा अमोनिया को प्राप्त करने में। क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ करते हैं? विरंजित करने में, कीटाणुनाशक के रूप में और विरंजक चूर्ण के रूप में जल में डाला जाता है। तो ये सभी हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग, और ये हो गया सोडियम क्लोराइड का उपयोग। अब जानेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग, अर्थात ये बनते कैसे हैं और इसका उपयोग क्या करते हैं। तो बाई तो खाई यानी खाने वाला सोडा के रूप में, इसका सूत्र होता है NaSCO3। बाई याद रखना है, बाई बाई तो खाई यानी खाने वाला सोडा, बाई तो खाई ये याद रखना है। कप यहाँ से आ रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बाई यहाँ लग गया तो बाई तो खाई यानी खाने वाला सोडा, इसी को बोलते हैं। इसका सूत्र होता है NaHCO3। अब ये बनता कैसे NaOH3? तो अमोनियम सोडा विधि या साल्वे विधि, इसी का नाम है अमोनियम सोडा विधि या साल्वे विधि। यहाँ पर NaCl से जल अभिक्रिया किया, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को मिलाए, तो यहाँ से अमोनिया क्लोराइड बना और इधर एक उत्पाद के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaSCO3 का उत्पादन बना। अब इसका क्या क्या गुण है? तो pH 7 से अधिक होना चाहिए इसका मान। NaSCO3 HCl से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग क्या है? तो बेकिंग पाउडर के रूप में इसका उपयोग करते हैं। टर्ट्रिक अम्ल यहाँ से टर्ट्रिक अम्ल बनाया जाता है। सोडियम टर्ट्रिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। यानी बेकिंग पाउडर में भी इसका उपयोग करते हैं, खाने वाला सोडा के रूप में, एंटासिड के रूप में भी उपयोग करते हैं। जैसे एंटासिड जब पेट में गैस बनता है तो यहाँ एंटासिड उपयोग किया जाता है, जिसको इनो के रूप में दवा में हम लेते हैं। तो एंटासिड होता है बीमारियों से बचाने के लिए। अगला है अग्निशामक यंत्र में। जब अग्निशामक यंत्र में दो अलग अलग वो घड़े जैसा या बेलन जैसा वो सिलेंडर बना होता है, जब दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो एक में रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट और एक में रहता है H2SO4 सल्फ्यूरिक। ये दोनों तीव्र गति से निकलते हैं और बना देते हैं Na2SO4 और H2O और CO2। इसी के कारण आग मिलता है। तो अग्निशामक यंत्र में हम प्रयोग करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का। उसके बाद है सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग घर में खाना भोजन को जल्दी बनाने में और खास्ता बनाने में उपयोग करते हैं। भोजन को जल्दी बनाने में भी और खाना बनाने में खास्ता बनना चाहिए यानी तुरंत टूट जाए, तो वैसे भोजन के लिए हम खास्ता जो बनाते हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट ही रहता है। उसके बाद जानेंगे सोडियम कार्बोनेट या धोने वाला सोडा। यहाँ पर बाई नहीं है तो यहाँ खाई नहीं होगा, ना बाई तो कपड़ा धो बाई, इसको हम बोलते हैं कपड़ा धोने वाला सोडा भी, यानी धोबिया सोडा या धोबन सोडा बोलते हैं इसको। अब है अमोनियम सोडा विधि या साल्वे विधि। जैसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट को ज्ञात किए थे उसी प्रकार सोडियम कार्बोनेट को भी ज्ञात करेंगे। यहाँ NaCl H2O और CO2 NH3 से अभिक्रिया करेगा NH4Cl और यहाँ बना देगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट में जब उष्मा देंगे तो यहाँ से बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट और ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन जाएगा। इसका गुण क्या होता है? ये क्षारीय होते हैं, CO2 गैस देता है, ये सोडियम कार्बोनेट CO2 गैस देता है और साथ ही साथ Na2O3 into 10H2O में Na2CO3 और 10H2O जो कहलाता है ये कहलाता है हमारा सोडा एस। ये पूरा जो होता है इसको हम बोलते हैं सोडा एस। सोडा एस मतलब सोडा की तरह काम करता है और वो भी कपड़ा धोने वाला सोडा। अब उत्फुल्लन क्या है? तो जब किसी अभिकर्मक को या तो सोडियम कार्बोनेट को जब हम जल में या नमी युक्त स्थान पर छोड़ देते हैं तो उत्फुल्लन के कारण वो फूल जाता है और खराब हो जाता है। तो यह क्रिया ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना, नमी से अभिक्रिया करना ही उत्फुल्लन कहलाता है। तो यहाँ पर जल की मात्रा मिल गई इसमें तो ये उत्फुल्लन की क्रिया कर लिया है। अब NaCO3 और H2O और CO2 ये तीर का चिन्ह है यहाँ NaOH यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। जब इसमें जल मिल जाता है और जल मिलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट में बदल जाते हैं। अब इसका उपयोग क्या है? तो धोबन सोडा का उपयोग है कपड़ा धोने में, नाम से ही पता चल रहा है धोबन सोडा यानी कपड़ा धोने में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, साथ ही कांच कागज साबुन के उद्योग में, जल का खारापन दूर करने में भी उपयोग करते हैं। और यहाँ पर दर्शाया गया Ca+2 और CO3 अभिक्रिया करेगा CaCO3 Mg+2 CO3 या बनेगा MgCO3। तो इस प्रकार धोने वाला सोडा का उपयोग भी किया जाता है।
विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl इंटू Cl। इसी को हम दूसरा रूप में लिख सकते हैं CaOCl के होल 2। यहाँ से जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन मिलाया जाता है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, जिसका सूत्र होता है CaOCl इंटू Cl इंटू हाफ H2O। गुण क्या होता है? यह सफेद चूर्ण होता है जिसमें क्लोरीन गैस निकलती है, क्योंकि क्लोरीन से बना तो क्लोरीन गैस निकलती है। अब आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव, आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव क्या होता है? तो जब विरंजक चूर्ण में आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस मुक्त करता है। अब अम्ल का प्रभाव, जब विरंजक चूर्ण पर अम्ल को प्रभाव करते हैं, डालते हैं, तो वहां से बन जाता है, यहाँ से CaOCl Cl और यहाँ H2O, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो बना देते हैं कैल्शियम क्लोराइड और जल बनाते हैं और क्लोरीन बनाता है। उपयोग में क्या है? इसका उपयोग हम करते हैं कीटाणुनाशक के रूप में, कागज एवं कपड़ा के विरंजक में, और साथ ही क्लोरीन यानी क्लोरोफॉर्म को बनाने में, जो मूर्छित उर्छित होता है उसको बनाने के लिए क्लोरोफॉर्म के रूप में भी हम विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। अब जानेंगे यहाँ से प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2 इंटू H2O, या इसी का नाम है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 इंटू हाफ H2O। अब यहाँ से कैल्शियम सल्फेट में जब जल मिला रहता है तो इसको गर्म करते हैं, गर्म करने के फलस्वरूप कैल्शियम सल्फेट और जल प्राप्त होता है। तो कैल्शियम सल्फेट और जल प्राप्त होता है। इसे जब हम 120 डिग्री पर गर्म करते हैं, जब 120 डिग्री पर गर्म करते हैं तो यहाँ से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जो बना है यहाँ से और हाफ H2O लगता है, इसका सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब जिप्सम को, सीधे सीधे आवाज में बोलना है कि जब जिप्सम को 120 डिग्री पर गर्म किया जाता है तो वहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है। इसका उपयोग क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है मूर्ति बनाने में, साथ ही साथ शल्य चिकित्सा, यानी हाथ गोड़ जो भी टूटता है तो उसमें प्लास्टर के रूप में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। रवाकरण के जल, रवाकरण किस कहते किसे हैं? जब ठोस में कोई तरल पदार्थ मिलाया जाता है और वह ठोस पदार्थ भी तरल में पूर्णतः मिल जाते हैं तो वहां से रवा का निर्माण होता है। रवा हम बना सकते हैं इस प्रकार भी, जब पानी में ढेर सारा चीनी को घोल दिया जाए तो वो चीनी पानी को मोटा कर देता है, और ज्यादा उसको हम लपेटेंगे तो और ज्यादा वो मोटा होगा, एक समय होगा जब ताप पर उसको लपेटेंगे तो वहां से रवा बनेगा। तो रवा करण में जल का उपयोगिता क्या है? तो CaSO4 इंटू H2O को जब गर्म करते हैं, तूतिया या कॉपर सल्फेट, तूतिया या कॉपर सल्फेट को जब गर्म किया जाता है तो अनार्द मतलब अब इसमें आर्द्रता नहीं है, अनार्द कॉपर सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है। ई रहता है, नीलात होता है, बन जाता है ये उजलात होता है। कब? जब इसको गर्म किया जाता है तब। इसमें धोवन का सोडा को जब हम गर्म करते हैं, धोने वाला सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O, तो यहाँ पर से हम जैसे ही गर्म करते हैं तो यहाँ पर अनार्द सोडियम कार्बोनेट बनता है, जब गर्म करते हैं तब। उसी प्रकार जब जिप्सम को गर्म करते हैं तो जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। यहाँ जब जिप्सम को गर्म करते हैं 120 डिग्री पर तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो इधर जितना भी प्रोजेक्ट बना, ये रवा हुआ, ये रवा हुआ, ये रवा हुआ, ये हो रवा हुआ, यानी सब के सब रवा के रूप में हमको प्राप्त हुआ है। दूसरा जानना है लवणों का पसीजना। लवणों का पसीजना हम आसानी से देख सकते हैं, जब डेसिकेटर में नीचे अनार्द्र रखा, ऊपर में आर्द्र वाला रख दिया जाता है तो इसमें जो अनार्द्र रहते हैं वो धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं और इस पर कैल्शियम क्लोराइड का एक परत बना देते हैं, क्लोराइड का एक परत बना देते हैं, जिसके कारण इस माध्यम में जितना भी पसीजने वाला पदार्थ रहता है वो आ जाता है, और इस माध्यम से जितना भी ना पसीजने वाला पदार्थ रहता है ये ऊपर चला जाता है। ऐसे युक्ति को, यानी कि लवणों को पसीजना की जांच करने वाली युक्ति को कहते हैं हम डेसिकेटर। तो प्रिय साथियों, ये चैप्टर खत्म। सो थैंक यू।